जुबैदा बेगम अपने घर के सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही हैं, लेकिन उनका दबाव साफ नजर आ रहा है। वो बार बार मरकजी दरवाजे को देखती हैं। हाय रशीदा, बस चंद दिन रह गए हैं। पता नहीं कैसी लड़की होगी। आजकल की लड़कियां तो आते ही बेटों को मुट्ठी में कर लेती हैं। अरे जुबैदा, इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारा बेटा असद बहुत फर्माबरदार है। जुबैदा बेगम: फर्माबरदारी बस शादी तक होती है बहन, फिर तो बीवी ने ये कहा और बीवी ने वो कहा शुरू हो जाता है। मुझे तो डर है वो मेरे किचन पर कब्जा कर लेगी, मेरे घर की तरीके बदल देगी। हॉल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। असद बेटा स्टेज पर बैठा मुस्कुरा रहा है, जबकि जुबैदा बेगम बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों पर लपेट रही हैं। उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा परेशानी के आसार हैं। रिश्तेदारों के ताने, सहेलियों और नंदों की चहमेगोइयां। फुफ्फो तंजिया लहजे में: जुबैदा, बहू तो तुम बड़े ऊंचे घराने की लाई हो, पर याद रखना, ऐसी लड़कियां आते ही राज मांगती हैं। देखना कहीं तुम्हें किचन से ही बेदखल न कर दे। खाला: हाँ बहन, सुना है लड़की पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। ऐसी लड़कियां तो सास को खातर में ही नहीं लाती। अब तुम्हारी हुक्मरानी के दिन बस खत्म समझो। दुल्हन की एंट्री, खौफ का उरूज। अचानक दरवाजे पर फूलों की बारिश होती है और सायरा दुल्हन सुर्ख जोड़े में मलबूस नजरें झुकाए हॉल में दाखिल होती है। जैसे ही सायरा कदम अंदर रखती है, जुबैदा बेगम को ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल रही हो। उन्हें वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जो लोगों ने डराने के लिए कही थीं। जुबैदा बेगम दिल में: या अल्लाह, ये कितनी पुरएतमाद लग रही है। क्या ये मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी? क्या अब इस घर में मेरी जगह सिर्फ एक कोने तक रह जाएगी? जुबैदा बेगम अपनी बहन से सरगोशी में: देख रही हो आपा, इसके चलने का अंदाज ही बता रहा है कि ये किसी की सुनने वाली नहीं है। लोग सच ही कहते थे, बहू लाना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी दौरान सायरा स्टेज पर पहुंचती है और सबसे पहले जुबैदा बेगम की तरफ देखती है। सायरा नरमी से: अम्मी जी, आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, मेरे पास बैठिए। जुबैदा बेगम खोखली मुस्कुराहट के साथ: हाँ हाँ बेटा, बस मेहमानों को देख रही थी। तुम बैठो, अब तो तुम्हें ही बैठना है इस घर के तख्त पर। इस जुमले में छुपा तंज सायरा महसूस तो करती है, मगर खामोश रहती है। रुखसती का वक्त करीब है। जुबैदा बेगम असद को सायरा का हाथ थामे देखती हैं तो उनके दिल में कसक सी उठती है। जुबैदा बेगम खुद कलामी: आज इसने मेरे बेटे का हाथ थामा है, कल ये इस घर के फैसले अपने हाथ में ले लेगी। लोग ठीक ही कहते हैं, आने वाली बहू का खौफ सास की नींदें उड़ा देता है। घर में अभी भी मेहमान मौजूद हैं। किचन से नाश्ते की खुशबू आ रही है, लेकिन जुबैदा बेगम की रात की नींद उड़ी हुई है। वो सुबह सवेरे ही किचन के चक्कर लगा रही हैं, जैसे कोई पहरेदार अपनी चौकी का मुआयना कर रहा हो। जुबैदा बेगम की नंद यानी फुप्पो किचन में आती हैं और दबी आवाज में कहती हैं: फुप्पो, जुबैदा अभी तक दुल्हन कमरे से नहीं निकली। देख लो, पहली सुबह ही नवाबी शुरू हो गई। मैं कहती हूँ अभी से लगाम डालो, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। जुबैदा बेगम परेशानी में: नहीं बहन, थक गई होगी रात में, पर सच कहूँ तो मेरा जी घबरा रहा है, कहीं इसकी सुस्ती मेरे घर का नज़्मो ज़ब्त न बिगाड़ दे। उसी वक्त सायरा एक सादा मगर खूबसूरत सूट में सर पर दुपट्टा लिए किचन में दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, आप इतनी जल्दी किचन में क्यों आ गई? मैंने सोचा था मैं आपके लिए चाय बनाकर कमरे में लाऊंगी। जुबैदा बेगम सख्त लहजे में: वालेकुम अस्सलाम, हमारे घर में सूरज निकलने से पहले नाश्ता तैयार होता है सायरा। अब तुम आ गई हो तो देखो, पता नहीं तुम्हें मेरे हाथ का जायका पसंद आएगा या नहीं, या तुम आते ही सब कुछ बदल दोगी। सायरा हैरानी से: अम्मी जी, बदलने की क्या ज़रूरत है? मैं तो आपसे सीखने आई हूँ। अम्मी जी को पराठे पसंद हैं। शायद घी थोड़ा कम रखूं तो उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ये क्या कर रही हो? मेरे घर में तो पराठे कुरकुरे बनते हैं, तुम अभी से अपनी मर्जी चला रही हो। नहीं अम्मी जी, आप मैं तो बस बताइए, आपकी असद सेहत को का नाश्ते सोच में रही क्या थी। पसंद है? अरे बेटा, असद को तो वही पसंद होगा जो उसकी बीवी खिलाएगी। माएँ तो बस पाल पोस कर जवान करने के लिए होती हैं, असल मालकिन तो अब तुम हो। ये सुनकर जुबैदा बेगम का रंग पीला पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी नंद की कही हुई हर बात सच साबित हो रही है। सायरा खामोशी से चाय बनाने लगती है, लेकिन जुबैदा बेगम दूर खड़ी उसे ऐसे देख रही हैं जैसे वो कोई घुसपैठिया हो जो उनकी रियासत पर कब्जा करने आया हो। जुबैदा बेगम दिल में: ये लड़की बहुत चालाक लगती है, बातों से मुझे मुट्ठी में करना चाहती है,
लेकिन मैं भी जुबैदा हूँ, इतनी आसानी से अपने घर की चाबियाँ इसके हवाले नहीं करूँगी। शाम का वक्त है। असद काम से वापस आता है। जुबैदा बेगम उसके पास बैठकर कान भरना शुरू करती हैं। जुबैदा बेगम, देख लिया असद, अभी 1 दिन हुआ है और उसने किचन के नक्शे बदलना शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है ये मुझे इस घर में फालतू कर देगी। असद, अम्मी, वो तो आपका ख्याल रख रही थी, आप बिला वजह खौफजदा हो रही हैं। एक्शन। जुबैदा बेगम कमरे में जाकर रोने लगती हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी अहमियत कम हो रही है। जुबैदा बेगम ने सोचा कि अगर वो सायरा को सबके सामने नीचा दिखाएंगी तो असद की नज़र में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। उन्होंने जानबूझकर शाम की चाय पर अपनी उन तमाम नंदों और सहेलियों को बुला लिया जो तेज तर्रार मशहूर थीं। जुबैदा बेगम किचन में जाकर सायरा से कहती हैं, जुबैदा बेगम, सायरा बेटी, आज शाम मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही हैं। मैं चाहती हूँ तुम अपने हाथ की बनी खास खीर खिलाओ। बस याद रखना, इसमें चीनी और इलायची का तवाज़न बिल्कुल वैसा हो जैसा मैं बनाती हूँ, वरना मेरी नाक कट जाएगी। अंदरूनी चाल। जुबैदा बेगम ने अलमारी से चीनी का डब्बा हटाकर नमक का डब्बा सामने रख दिया, ये सोचकर कि सायरा जल्दी में गलती कर देगी और सबके सामने उसका मजाक बनेगा। शाम का वक्त है। मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। जुबैदा बेगम दिल ही दिल में मुस्कुरा रही हैं कि अभी सायरा आएगी और सब खीर थूक देंगे। सायरा बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्रे लेकर आती है। खीर की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है। फुफो, पहला चम्मच भरते हुए, जुबैदा, कमाल है, ये जायका तो बिल्कुल तुम्हारे हाथ जैसा है। जुबैदा बेगम हैरानी से, क्या, ज़रा मैं भी तो चखूं? वो चखती हैं तो चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। मेहमानों के जाने के बाद जुबैदा बेगम किचन में सायरा को अकेला पाकर पूछती हैं, जुबैदा बेगम, तुमने चीनी कहाँ से डाली? डब्बा तो मैंने निकाल कर बाहर रखा था। सायरा मुस्कुराते हुए, अम्मी जी, जब मैंने डब्बा खोला तो चक्कर देखा इसमें तो नमक था। मुझे लगा शायद आपसे गलती से रखा गया है, फिर मैंने ऊपर वाली अलमारी से दूसरा डब्बा निकाल लिया। एक्शन। सायरा जुबैदा बेगम के करीब आती है और उनके हाथ थाम लेती है। सायरा, अम्मी जी, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस घर को खून पसीने से सींचा है। मैं यहाँ आपकी जगह लेने नहीं, बल्कि आपका हाथ बटाने आई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे डांट लीजिएगा, पर प्लीज़ मुझसे दूर ना होइए। जीती रहो बेटी, मैंने तुम्हें समझने में बड़ी देर कर दी। एक दिन जुबैदा बेगम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। वो बेड पर लेटी हुई हैं और उन्हें लगता है कि अब बहू उनसे पीछा छुड़ाने का मौका ढूंढेगी। सायरा पूरी रात जुबैदा बेगम के सरहाने बैठकर उनकी पट्टियां करती है और दवा वक्त पर देती है। अम्मी जी, आप फिक्र ना करें, मैं इस घर को तोड़ने नहीं, उसे संभालने आई हूँ। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। जुबैदा बेगम आंखों में आंसू लेकर, बेटी, मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठी थी। मुझे डर था कि तुम मेरा बेटा और मेरा घर छीन लोगी, लेकिन तुमने तो मुझे एक बेटी का प्यार दे दिया। कहानी का इख्तिताम इस बात पर होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। जुबैदा बेगम का खौफ ख़त्म हो जाता है और वो अपनी बहू को घर की चाबियां खुशी खुशी सौंप देती हैं, ये समझकर कि रिश्ते डर से नहीं, मोहब्बत से चलते हैं।